मैं मुकेश स्मार्ट 12th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको नर्स समीकरण पर आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बताने जा रहा हूं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं और कौन-कौन से फैक्ट्स हमें ध्यान में रखने हैं। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए इस लेक्चर को समझने के लिए और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपनी कॉपी में राइट डाउन करने के लिए। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों, नर्स समीकरण पर आधारित आंकिक प्रश्न, इट मींस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले नर्स समीकरण को एक बार फिर हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बच्चों, नर्स समीकरण क्या था? ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log base 10 active mass of product upon active mass of reactant। ये क्या है बच्चों? 8 एनी टेम्परेचर। क्या है? 8 एनी टेम्परेचर, किसी भी ताप पर ये नर्स समीकरण है, जहां बच्चों आर क्या है? आर है बच्चों गैस नीयतांक, जिसकी वैल्यू हाँ बच्चों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन बच्चों ने नर्स समीकरण का मेरा पिछला लेक्चर वीडियो नहीं देखा है अभी तक, वो इसे पहले देख लें, इसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, क्योंकि तभी उनको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी और ये इस पे आधारित आंकिक प्रश्न उनको हल करना आ पाएगा। बच्चों, एक बार फिर देखो, आर क्या है? गैस स्थिरांक, जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। कैपिटल टी क्या है? परम ताप। स्मॉल एन क्या है? सेल क्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कैपिटल एफ क्या है? फैराडे नीयतांक है। और ये क्या है बच्चों? जो पी को मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये है उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान, और ये क्या है? रिएक्टेंट यानी कि अपकारकों का सक्रिय द्रव्यमान। बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। 825 डिग्री सेल्सियस, इसको बच्चों केल्विन में कितना टेम्परेचर हो जाता है? ये बच्चों 298 केल्विन। एट 25 डिग्री सेल्सियस आर 298 केल्विन। तब ये क्या हो जाता है नर्स समीकरण? ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस, यहाँ सारी वैल्यू पुट अप करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो कितना आता है? 0.0591 अपॉन एन log base 10 एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। बच्चों, एक बार फिर मैं राइट डाउन कर दूं, आर क्या है बच्चों? गैस स्थिरांक। गैस स्थिरांक, इसकी वैल्यू 8.314 क्या होती है बच्चों? जूल पर केल्विन पर मोल। और बच्चों, यहाँ पे कैपिटल टी क्या है? परमताप। कैपिटल टी परमताप। कैपिटल एफ क्या है? फैराडे नीयतांक। फैराडे नीयतांक है, जिसकी वैल्यू होती है 96,485 कूलाम प्रति मोल। इसकी वैल्यू इतनी होती है। आर आप जानते हो कि रिएक्टेंट है और पी प्रोडक्ट है। और ये नर्स समीकरण है जब टेम्परेचर हो जाता है 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। अब बच्चों, इसमें क्या क्या आपको ध्यान में रखना है? सबसे पहले तो आपको नर्स समीकरण याद करना है। क्या याद करना है? ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log base 10 एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। 825 डिग्री सेल्सियस आर 298 केल्विन। ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.0591 अपॉन स्मॉल n log base 10 एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। स्मॉल n क्या है? सेल अबक्रिया, सेल अबक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सेल अपक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अब मैं समझता हूं कि आपको नर्स समीकरण ध्यान में अच्छे ढंग से आ रहा होगा। अब बच्चों,
इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, कुछ पॉइंट मैं यहाँ आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए बच्चों, शुद्ध, ठोस व शुद्ध द्रव, शुद्ध ठोस व शुद्ध द्रव का सक्रिय द्रव्यमान। ये बच्चों सक्रिय द्रव्यमान आप 11th में पढ़कर आए हैं बच्चों, इसको सांद्रण भी कहते हैं, सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रण। सदैव याद करो बच्चों, कितना होता है? सदैव 1 होता है, सदैव 1 होता है। दूसरी बात बच्चों आपको क्या ध्यान में रखनी है कि अगर लॉग है, किसी संख्या का लॉग हमें लेना है और लॉग का बेस भी वही संख्या है तो इसकी वैल्यू सदैव 1 होती है। जैसा कि यहाँ पे जरूरत पड़ेगी लॉग बेस 10, लॉग बेस 10 और 10 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। दूसरी बात बच्चों क्या ध्यान में रखनी है आपको, थोड़ा मैथमेटिक्स है उसको ध्यान में रखना है कि लॉग अगर m इंटू n है, दो राशियां हैं जो गुणनफल के रूप में लिखी हैं, उस पे लॉग हमें अप्लाई करना है, तो जहां गुणनफल है वहां प्लस का साइन बन जाता है और दोनों राशियों के साथ लॉग जुड़ जाता है। क्या हो जाता है? लॉग m प्लस लॉग n। मैथमेटिक्स है, जो बच्चे मैथमेटिक्स समझते होंगे उनके लिए ये बहुत सामान्य सी बात है। अगर बच्चों यहीं पर लॉग m टू द पावर n है तो बच्चों जो पावर होती है उसमें जब लॉग अप्लाई करते हैं ऐसी राशियों में जिन पे पावर होती है तो जो पावर है वो पहले आ जाती है, यानी कि इसको ये क्या हो जाता है? n log m, n log m। दूसरी बात बच्चों एक और है कि अगर लिखा है 0.1 और इसको 10 की पावर के फॉर्म में लिखना है, किसके फॉर्म में? 10 की पावर की फॉर्म में, तो हम देखते हैं कि इसमें दशमलव कितने अंक बाद है बच्चों? 1 अंक बाद है, तो यहाँ पे इसको जब 10 के फॉर्म में लिखेंगे तो पावर हो जाएगी -1। इसी तरह से बच्चों अगर लिखा है 0.01 तो इसमें बच्चों दशमलव है 2 अंकों के बाद में, तो यहाँ जो पावर है वो माइनस में 2 हो जाएगी, यानी कितना हो जाता है? 10 टू द पावर -2। इसी तरह से बच्चों अगर ऐसे लिखा है 0.001 तो हो जाएगा 10 टू द पावर -3। जितने अंकों के बाद दशमलव है माइनस में 10 की उतनी ही पावर हो जाती है, तो इसको भी बच्चों आपको ध्यान में रखना है। और क्या बच्चों ध्यान में रखना है? बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो अपचयन विभव होता है, अपचयन विभव, इसको बच्चों इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? रिडक्शन पोटेंशियल, आरपी, रिडक्शन पोटेंशियल। और दूसरा क्या है बच्चों? ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव, इसको क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इनको इस तरह से हम यहाँ नोट करेंगे। अगर बच्चों यहाँ पर मानक शब्द लग जाए, जैसे लिखा हो मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव, तो इसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे बच्चों मानक। मानक को इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसको बच्चों मैं डिनोट करूंगा SRP से, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP, RP, OP और SRP। इसी तरह से बच्चों अगर मानक ऑक्सीकरण विभव है, मानक ऑक्सीकरण विभव है, तो इसको बच्चों मैं इसके लिए सिंबल यूज करूंगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब बच्चों मैं इन दोनों में रिलेशन आपको बता चुका हूं। अगर आपने पिछले लेक्चर्स वीडियो इस चैप्टर के नहीं अभी तक देखे हैं तो हमारा सजेशन है कि आप उनको पहले देख लें, इसके बाद इस लेक्चर वीडियो को देखें। देखिए बच्चों, ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है और ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इन दोनों के आंकिक मान समान होते हैं।
लेकिन चिन्ह विपरीत होता है। इट मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसी इसी तरह से बच्चों हो जाता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। जैसे कि बच्चों विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको बताया जाता है कि जो लिथियम होता है, लिथियम, इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है -3.04 वोल्ट। अगर लिथियम का हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखें तो यहाँ सिर्फ आपको साइन बदलना है और न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी उतनी ही रहेगी। तो आप समझ गए होंगे कि इस वजह से मैंने Rp इक्वल टू माइनस ओपी राइट डाउन किया है। तो अब बच्चों अच्छा बच्चों, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट मैं और बताऊंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करूंगा। अब बच्चों थोड़ा डेनियल सेल की बात कर लेते हैं। डेनियल सेल में आपको बताया जाता है कि उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड। जरा डेनियल सेल को अपने दिमाग में लाइए। एक होता है लेफ्ट हैंड साइड में, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, और दूसरा होता है राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड वाला नेगेटिव होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और राइट हैंड साइड वाला पॉजिटिव चार्ज होता है। इस तरह से इन दोनों को जब हम वायर से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, कहां से, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट वाले को बच्चों एनोड कहते हैं और राइट वाले को कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैथोड। अब बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। राइट हैंड साइड में बच्चों होता है रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। दूसरी बात बच्चों एक और है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है ये क्या है, निगेटिव है, और राइट हैंड साइड वाला पॉजिटिव है। अगर हम ये मान लें कि यहाँ पर जो एनोड है ये जिंक का बना है और कैथोड हमारा बना है कॉपर का, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड अप्रिया हो रही होगी एनोड पर, वो क्या हो रही होगी बच्चों, Zn किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, Zn2+ में, और दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा होगा। यहाँ पर क्या रिएक्शन हो रही होगी बच्चों, Cu2+ जो है ये दो इलेक्ट्रॉन लेके किसमें अपचयित हो रहा है, Cu में। तो ये बच्चों रिडक्शन रिएक्शन है। क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। बच्चों मैंने आपको बताया भी था कि कोई भी क्या नाम, जब डेनियल सेल होती है तो कैसे आप पहचानोगे कि कौन एनोड है कौन कैथोड है। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, एक शब्द बताया था लोन, और इधर एक शब्द बताया था RRCP। लोन में L का मतलब है लेफ्ट, O का मतलब है ऑक्सीडेशन, A का मतलब है एनोड, N का मतलब है निगेटिव। R का मतलब है राइट, दूसरे R का मतलब है रिडक्शन, C का मतलब है कैथोड, P का मतलब है पॉजिटिव। तो इससे आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। एक बात मैंने आपको बताई थी कि सेल का आरेख कैसे लिखते हैं, सेल आरेख, सेल आरेख की भी यहाँ जरूरत पड़ने वाली है। तो सेल आरेख के लिए मैंने कहा था कि प्रावस्थाओं को अलग करने के लिए एक खड़ी लाइन बनाते हैं, और जो बच्चों लबड़ ब्रिज होता है, लबड़ सेतु होता है, उसके लिए दो खड़ी लाइनें, दो समांतर खड़ी लाइनें बनाते हैं। बच्चों आपने जब इसको पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि जिन बर्तनों में ये दोनों इलेक्ट्रोड पड़े होते हैं उनको हम लबड़ ब्रिज के द्वारा कनेक्ट करते हैं। तो अगर इस सेल का हमें सेल आरेख लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो Zn किसमें चेंज हो रहा है, Zn2+ में, तो Zn होता है बच्चों सॉलिड। फिर एक हम खड़ी लाइन बनाएंगे जो इन दोनों की प्रावस्थाओं को अलग करेगी, Zn2+ में। इसके बाद बच्चों बनाते हैं हम यहाँ लबड़ ब्रिज। लबड़ ब्रिज के लिए दो खड़ी लाइनें बनाते हैं। फिर क्या बनाएंगे, इधर क्या हो रहा है, Cu2+, किस में चेंज हो रहा है, Cu में। Cu क्या होता है, सॉलिड। तो ये बच्चों लबड़ ब्रिज है इस सेल का, जो सेल हम आपको यहाँ समझा रहे हैं, जो हमने मान रखी है कि इधर आपका एनोड जिंक का है, कैथोड कॉपर का है। तो ये बच्चों इसका सेल आरेख है, और जो क्वेश्चन होंगे वो उसमें सेल नहीं बनी होगी पूरी, उसमें सेल का सेल आरेख बना होता है और कुछ डाटा दिया होता है, और इसके बाद ई सेल हमसे डिटरमिन कराया जाता है। अभी उसको मैं बताऊंगा।
परेशान नहीं हो, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी ही है, बिना इनके समझे आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर सकते। अब आगे बच्चों बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पे Zn चेंज हो रहा है Zn2+ में, तो यहाँ पर जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो हम कैसे लिख रहे हैं, Zn2+। अब इसका इलेक्ट्रोड विभव बच्चों कैसे लिखेंगे, E सफिक्स लगाएंगे Zn2+, और इसका इलेक्ट्रोड विभव हम लिख देंगे, मान लो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू है -x। अब बच्चों अगर आपके सामने ये रखा है यानी कि Zn2+, इसकी बच्चों बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी और इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो आप देखो बच्चों यहाँ क्या हो रहा है, Zn2+ Zn में चेंज हो रहा है। आपको पता है कि Zn2+ Zn में तभी चेंज होगा जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो जहां इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं वहां अपचयन होता है। इट मींस यहाँ पर जिंक का अपचयन विभव आपसे पूछा जा रहा है और ये जिंक का क्या है, ऑक्सीकरण विभव, तो तुरंत आप इसका साइन चेंज करेंगे और यही वैल्यू यहाँ राइट डाउन कर देंगे। तो इस तरह से ये आप आसानी से लिख पाएंगे अगर ये बात आपने समझ ली है। तो अब बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स को आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूं। अब बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करते हैं। बच्चों पहला न्यूमेरिकल देखिए बोर्ड पर, ये मैंने राइट डाउन कर रखा है, इलेक्ट्रोड Fe2+ ब्रैकेट में 0.001 एम मींस मोलर। बच्चों ये Fe2+ की सांद्रता है। फिर खड़ी लाइन बच्चों इन दोनों की प्रावस्थाओं को अलग अलग कर रही है। फिर क्या लिखा है, Fes, S मींस सॉलिड का 25 डिग्री सेल्सियस पर अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव ज्ञात करें। क्या दिया हुआ है, E0 Fe2+ Fe इक्वल टू -0.45 वोल्ट। अब देखिए बच्चों कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों लिखेंगे इलेक्ट्रोड अपक्रिया, इलेक्ट्रोड अपक्रिया। देखिए बच्चों इलेक्ट्रोड अपक्रिया क्या है, यहां हो क्या रहा है बच्चों, Fe2+ कन्वर्ट हो रहा है Fe, सॉलिड स्टेट में जा रहा है, मतलब Fe2+ Fe में कन्वर्ट हो रहा है। अब बच्चों Fe2+ Fe में तभी कन्वर्ट हो सकता है जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिले, यानी कि ये कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करे। इट मींस यहां हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब देखो बच्चों Fe2+ की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01 मोलर, 0.01 मोलर। और Fe सॉलिड स्टेट में बच्चों मैंने आपको बता रखा है कि शुद्ध द्रव या शुद्ध ठोस की सांद्रता हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। अब बच्चों देखो यहाँ क्या क्या इसका मतलब हमें मिल रहा है, हमें मिल रहा है Fe2+ की सांद्रता जो कितनी है, 0.01 मोलर। बच्चों हमें मात्रक की यहाँ आवश्यकता नहीं है, हमें केवल इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी होती है, जो हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, 10⁻⁻²। ये बच्चों अभी मैंने आपको ये सारी चीजें अभी क्लियर की हैं। और बच्चों हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि Fe की जो सांद्रता है वो 1 है। बच्चों सांद्रता और सक्रिय द्रव्यमान दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। और क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। और बच्चों क्या दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है, क्या दिया है, E0 Fe, यानी कि मानक अपचयन विभव का मान यहां दिया हुआ है जो कितना है, -0.45 वोल्ट। ये क्या है, ये Fe का मानक इलेक्ट्रोड विभव है। अब बच्चों हमें निकालना क्या है, अपचयन विभव, केवल अपचयन विभव निकालना है, यानी कि हमें निकालना है Fe2+ Fe इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहली बात तो ये हमें मानक हटा देना है, 0 लगा देते हैं दाईं तरफ ऊपर, तो इसका मतलब मानक। इसमें Fe का मानक अपचयन विभव दिया हुआ है और Fe का अपचयन विभव केवल आपसे पूछा है। क्या पूछा है, Fe का अपचयन विभव। साथ ही साथ क्या पूछ रहे हैं, Fe, फिर Fe2+। अब ये बच्चों क्या, ध्यान दो बच्चों, यहाँ क्या लिखा हुआ है, Fe से Fe2+। बच्चों Fe से Fe2+ तभी आएगा जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। इट मींस ये Fe का क्या है, ऑक्सीकरण विभव। तो Fe का अपचयन विभव और Fe का ऑक्सीकरण विभव हमसे पूछा जा रहा है।
अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब लाते हैं नर्स्ट समीकरण को। नर्स्ट समीकरण क्या है बच्चों? E इक्वल टू, हाँ पूरी बात लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस, बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस वाला राइट डाउन करेंगे, 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10। अब यहाँ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो बच्चों ये सेल के लिए नर्स समीकरण है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रोड पर हमें अप्लाई करना है। तो इलेक्ट्रोड के फॉर्म में इसको हम ऐसे लिखेंगे, ई Fe2 प्लस Fe2 प्लस Fe इक्वल टू ई नॉट Fe2 प्लस, ये सफिक्स में है बच्चों इसलिए इसको छोटा ही रहने दें आप, माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन को देखो बच्चों, एन की वैल्यू यहाँ कितनी है? 2, तो अपॉन 2 लॉग बेस 10। ऊपर क्या होगा? प्रोडक्ट आप देखिए, प्रोडक्ट यहाँ क्या है? Fe, तो एक्टिव मास ऑफ Fe अपॉन एक्टिव मास ऑफ Fe2 प्लस, यानी कि रिएक्टेंट क्या है बच्चों? यहाँ Fe2 प्लस। अब सभी की वैल्यू बच्चों यहाँ पे हम पुटअप करेंगे, क्या हो जाएगा? E Fe2 प्लस Fe इक्वल टू, बच्चों इसको देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कितनी है? माइनस 0.45 वोल्ट, माइनस 0.45 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10 Fe को देखो 1, इसकी वैल्यू 1 है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 2। अब आगे कैलकुलेशन करते हैं, माइनस 0.45 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10। बच्चों ये जो 10 टू द पावर माइनस 2 है, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये बच्चों बेस है, छोटा लिखा जाता है, ये जब ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी प्लस की, क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर प्लस 2। मैंने अभी आपको बता रखा कि पावर खिंच के पहले आ जाती है। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? माइनस 0.0591 अपॉन 2, पावर आ जाएगी पहले, और ये हो जाएगा लॉग बेस 10। 2 से 2 कैंसिल, लॉग 10 बेस 10 इट मींस 1। मैंने आपको पहले बता रखा है कि इसकी वैल्यू 1 होती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले इतना डिस्कशन किया। इसकी वैल्यू 1, क्या आ गया मेरे पास? माइनस 0.45 माइनस इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो क्या बचा? माइनस 0.0591। अब इनको आप ऐड कर लो, Fe2 प्लस Fe इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो बच्चों, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ पर हैं, इसका मतलब है कि इनके पैरेलल यहाँ पर कोई अंक नहीं है। तो 1 9 और 5 और 5 0 और 4 0 4 और 4 1 5.0, और यहाँ क्या आ जाएगा? बोल्ड 0 पॉइंट, हाँ बच्चों माइनस साइन तो छूट ही गया, हाँ माइनस 0.5091 वोल्ट, ये आ गया Fe2 प्लस Fe, यानी कि ये आ गया अपचयन विभव। अब ऑक्सीकरण विभव के लिए क्या करना है आपको? मैंने क्या कहा, यहां मैं इसको राइट डाउन किए दे रहा हूं, Fe2 प्लस इक्वल टू क्या करना है? केवल इसका साइन चेंज करना है, प्लस 0.5091 वोल्ट, दैट इज आंसर। पहला आंसर ये, दूसरा आंसर ये। अब बच्चों इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट और कॉपी में करो नोट।
अब बच्चों आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो मैंने राइट डाउन कर रखा है कि सेल, यहाँ पर एक सेल है, मैंने आपको बार बार बताया था कि सेल और एक्टिव फॉर्म में न्यूमेरिकल्स में लिखा जाता है। क्या है? Zn2 प्लस जिसकी सांद्रता है 0.01 मोलर और दो खड़ी लाइनें यानी कि साल्ट ब्रिज Cd2 प्लस और इसकी सांद्रता 0.1 मोलर। फिर Cd के 298 केल्विन पर EMF की गणना कीजिए। बच्चों मैंने कहा था कि 25 डिग्री सेल्सियस या इसको जब केल्विन में ले जाते हैं तो टेम्परेचर हो जाता है 298 केल्विन। तो बात एक ही है, सेम टेम्परेचर है, पर ईएमएफ की गणना कीजिए। जबकि यहां दिया हुआ है ई नॉट Zn2 प्लस Zn इक्वल टू 0.76 वोल्ट, ई नॉट Cd2 प्लस Cd इक्वल टू माइनस 0.40 वोल्ट। तो अब देखिए बच्चों इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्या पूछा है? सेल के ईएमएफ को पूछा गया है। इट मींस यहां जो हमसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको निकालना क्या है। ई सेल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब ई सेल को निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए नर्स्ट समीकरण। क्या होता है? ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट 25 डिग्री सेल्सियस वाला चाहिए, 0.0591 अपॉन n log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये आपको चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब सारी पिक्चर आपके सामने है। आपको इसका यूज करने के लिए क्या चाहिए? ई सेल नॉट चाहिए, स्मॉल n चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट चाहिए और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चाहिए। क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले शुरुआत होती है सेल रिएक्शन से, सेल अपक्रिया से। सबसे पहले लिखेंगे सेल अपक्रिया। सेल अपक्रिया क्या है बच्चों? पहले इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है? Zn चेंज हो रहा है, किसमें? Zn2 प्लस में। आपको पता है कि Zn2 प्लस में चेंज तभी हो सकता है जब दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, यानी कि हम यहाँ क्या निकालेंगे? दो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालेंगे। अब दूसरे इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है बच्चों? Cd2 प्लस Cd में चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? Cd2 प्लस Cd में चेंज हो रहा है। अब आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि ये तभी हो सकता है जब ये दो इलेक्ट्रॉन ले। तो अब जब इन दोनों को हम जोड़ करके इलेक्ट्रॉनों को कैंसिल करेंगे तो बच्चों सेल अपक्रिया हमारी आ जाएगी। इसको थोड़ा स्पेस बचाने के लिए पास में लिखते हैं। इन दोनों को जोड़ करके हमें क्या करना होता है? इलेक्ट्रॉनों को कैंसिल करना होता है। तो अब बच्चों दोनों इलेक्ट्रोडों पर जो अपक्रियाएं हो रही हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है। एक में इलेक्ट्रॉन दाईं तरफ है, दूसरे में बाईं तरफ है। आपको पता है कि समान इलेक्ट्रॉन अगर अपोजिट साइड में होंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ हमें किसी अपक्रिया में किसी भी अंक से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं होती है तो हम ऐसी संख्याओं से इलेक्ट्रोड अपक्रियाओं में मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाए और जुड़ने पर इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो इनको ऐसे ही जोड़ देंगे, दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। सेल अपक्रिया क्या आएगी बच्चों? Zn(Cd2 प्लस गिब्स Zn2 प्लस Cd। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये हमारे अपकारक हैं और ये हमारे उत्पाद हैं। देखिए Zn क्या सॉलिड स्टेट में, तो इसकी सांद्रता होगी 1 और Cd2 प्लस की सांद्रता कितनी है? 0.1 मोलर। Zn2 प्लस की कितनी है? 0.01 मोलर। Cd सॉलिड स्टेट में, इसकी सांद्रता 1। तो यहां तक बच्चों आपको बात समझ में हमारी आ रही होगी। अब देखिए बच्चों, तो इसका मतलब हमें क्या पता है? हमें कंसंट्रेशन ऑफ Zn पता है 1 है, हमें कंसंट्रेशन ऑफ Cd2 प्लस पता है जो 0.1 मोलर है। मैंने कहा मात्रक का यहाँ कोई रोल नहीं है, सिर्फ आंकिक मान निकालेंगे और हमेशा उसको 10 की पावर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे जिससे कि कैलकुलेशन वहां आसान हो जाए। तो क्या है? 10 टू द पावर -1। दूसरा क्या है? उत्पाद में क्या है? Zn2 प्लस है जो कितना है? 0.01 मोलर।
इसको लिखेंगे हम 10 टू द पावर -2 और हमें क्या पता है, और हमें पता है CD का कंसंट्रेशन जो 1 है। और हमें क्या पता है कि इस सेल अपक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हमें पता है, जो कितनी है, 2। इसके अलावा बच्चों हमें क्या नहीं पता है, हमें ई सेल नॉट नहीं पता है। तो देखिए बच्चों, ई सेल नॉट क्या होता है, ध्यान दीजिए, ई सेल नॉट इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब मानक कंडीशन है तो इसमें भी यहां आप 0 बना दीजिए और इधर भी 0 बना दीजिए। अब देखो बच्चों, ई कैथोड, अब बच्चों यहीं पर आपको दिमाग लगाना है कि कैथोड हमारा कहाँ है, एनोड कहाँ है। आपको बार बार बताया जाता है कि जो सेल आरेख होता है, जो सेल डायग्राम होता है, उसमें कैथोड को CCRP कहाँ लिखते हैं, राइट हैंड साइड में, तो ये हमारा कैथोड है। और एनोड को कहाँ लिखते हैं, लोन, लेफ्ट हैंड साइड में, ये हमारा एनोड है। तो ई नॉट कैथोड, तो ई नॉट कैथोड क्या है बच्चों, ई नॉट कैथोड को देखो, इसमें क्या हो रहा है, CD2 प्लस CD में चेंज हो रहा है, CD2 प्लस चेंज हो रहा है किसमें, CD में। अब आ जाइए बच्चों एनोड पर, एनोड में क्या हो रहा है, Zn चेंज हो रहा है Zn2 प्लस में, कैसे लिखेंगे, Zn2 प्लस। ठीक, अब बच्चों इन दोनों की वैल्यू हमें पता है, कहां पता है, ये दी हुई है। ई नॉट CD2 प्लस CD कितना है, -0.40 वोल्ट, यानी कि ये -0.40 वोल्ट। फिर माइनस का साइन लगाया, अब क्या लिखना है, ई नॉट Zn2 प्लस, यहीं पे ध्यान देने की जरूरत है। हमें क्या दिया है उसने, हमें धोखा देने के लिए क्वेश्चन वाले ने क्या दिया, ई नॉट Zn2 प्लस Zn की वैल्यू दी है, हमें किसकी वैल्यू लिखनी है, ई नॉट Zn2 प्लस की। बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं, इसी की वैल्यू उठा के रख देते हैं यहाँ पर, जबकि मैंने अभी बहुत सारा डिस्कशन इसी पे किया हुआ है कि अगर अदला बदली हो जाए तो यहाँ साइन बदल जाएगा। यानी कि ई नॉट Zn2 प्लस की वैल्यू होगी -0.76 वोल्ट, कितनी होगी, -0.76। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, -0.40, अब ये प्लस का हो गया, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ई सेल नॉट इज इक्वल टू, अब ये प्लस में आएगा, प्लस 0.36 वोल्ट। तो ये वैल्यू है हमारी ई सेल नॉट की। अब बच्चों आप रेडी हो बिल्कुल इस समीकरण का यूज करने के लिए, तो ठीक है बच्चों, इसमें हम वैल्यू करते हैं पुटअप। क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट प्लस 0.36 वोल्ट, प्लस 0.36 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10। प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट ये दोनों हैं, यानी कि एक्टिव मास ऑफ Zn2 प्लस इनटू एक से अधिक प्रोडक्ट होने पर आपस में उनका हो जाता है मल्टीप्लाई, इनटू एक्टिव मास ऑफ CD अपॉन रिएक्टेंट देखो Zn CD2 प्लस एक्टिव मास ऑफ Zn और इनटू एक्टिव मास ऑफ CD2 प्लस। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, प्लस 0.36 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10, वैल्यू पुटअप करते हैं। एक्टिव मास ऑफ Zn2 प्लस कहाँ है, ढूंढो बच्चों, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2। एक्टिव मास ऑफ CD 1 राइट डाउन करेंगे, 1 अपॉन एक्टिव मास ऑफ Zn 1, एक्टिव मास ऑफ CD2 प्लस 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -1। तो क्या आया हमारे पास, प्लस 0.36 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10, इधर हो गया 10 टू द पावर -2, इधर हो गया 10 टू द पावर -1। जब बच्चों आधार समान होता है तो घातों के साथ क्या होता है, घातें हर से अंश में जाने पर माइनस में हो जाती हैं, यानी कि घट जाती हैं। अब बच्चों ये घातें तो माइनस में है, तो ये ऊपर जाएंगी तो घटेंगी, या घटेंगी तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। आप इसको ऐसे देखो, इसे मैं यहाँ क्लियर किए दे रहा हूँ, 10 टू द पावर -2 अपॉन 10 टू द पावर -1।
ये ऊपर जाएगा 10 टू द पावर -2 माइनस -1 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -2 प्लस 1 हो गया। -2 से +1, -2 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा -1। कितना आ जाएगा ये -1। तो अब बच्चों मैं इसको क्या राइट डाउन करने वाला हूं 0.36 माइनस 0.0591/2 log बेस 10, ये रह जाएगा सिर्फ 10 टू द पावर -1। ये मैथमेटिक्स है सिंपल सी, आप इसे समझ लीजिए। अब बच्चों इसकी पावर -1 खिंचकर पहले आ जाएगी, यानी कि -1 से ये पूरा 0.0591/2 ये पूरी संख्या जो है ये -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, केवल ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर के प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि आ जाएगा मेरे पास 0.36 यहाँ आ जाएगा प्लस 0.0591/2 और इधर हो जाएगा log बेस 10। आपको बता चुके हैं कि इसकी वैल्यू हो जाती है 1, इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो हमारे पास आया ई सेल इक्वल टू प्लस 0.36 प्लस 0.0591/2। अब 2 का इसमें कर देंगे डिवीजन, प्लस 0.36 प्लस 0.02 2 जा 4, यानी 2 दूना 4, दूने 18, दो पंचे 10, दो पंचे 10, इनको जोड़ लो, यानी कि इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक ये हैं, यानी कि 3 अंक हमें वैसे वैसे राइट डाउन करने हैं। 955 2 और 6 8 और 303.0 और पहले लग जाएगा प्लस का साइन, मात्रक हो जाएगा बोल्ड। तो ये बच्चों ईएमएफ है, क्या है ईएमएफ है सेल का, और यही हमारा आंसर है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अब बच्चों इसको आप नोट करो स्क्रीनशॉट के थ्रू, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों लास्ट में आपको 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रहा हूं जिनको आप सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 और 2, इसमें से एक का मैं आंसर यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है मैंने, और दूसरे का आंसर आप डिटरमिन करेंगे, सॉल्व करके बताएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझसे शेयर करेंगे। अगर बच्चों इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम आप मुझसे शेयर जरूर करें, जिससे कि मैं उसको रिजॉल्व कर सकूं अगले लेक्चर वीडियो में। तो बच्चों अब इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये लेक्चर वीडियो आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर बच्चों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।